हे एवरीवन, मैं हूँ नेहा और मैं आई हूँ बहरीन। तो आज है बहरीन में हमारा दूसरा दिन, जो कि हमारा लास्ट डे भी है, क्योंकि आज ही हम फ्लाइट पकड़ के चले जाएंगे वापस दिल्ली। तो बहरीन हमारे इस ट्रिप का लास्ट कंट्री है। हमने स्टार्ट किया था ओमान से, ओमान के बाद हम गए थे कतर और कतर से अब हम आ गए हैं बहरीन। तो ये हमारा लास्ट कंट्री है, इसके बाद वील बी बैक टू दिल्ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। देखते हैं हम लोग आज कौन कौन से प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे बहरीन में। बहरीन में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो सारे आसपास ही हैं। 12 से 15 किलोमीटर के अंदर ही आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा दूर किसी भी पॉइंट के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैं कह सकती हूँ कि उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा कतर में था। बसेस के टाइम में थोड़ी एक्यूरेसी कम है, साथ ही साथ बस स्टेशन भी थोड़ी दूरी पर बनाए गए हैं। तो ये लीजिए, थोड़ी ही देर में आ गया हमारा पहला टूरिस्ट स्पॉट जो हम आज करने वाले हैं, जिसका नाम है अल फतेह ग्रैंड मॉस्क। तो ये भी मनामा में ही है, इनफैक्ट मनामा के हर्ट में। बहरीन की इस्लामिक आइडेंटिटी का सबसे पावरफुल सिंबल यहाँ पे खड़ा है, जो कि है अल फतेह ग्रैंड मॉस्क। अगर आप मनामा साइड से ही आ रहे हैं तो बस आपको राइट साइड वाले बस स्टेशन पर ड्रॉप कर देगी। आपको रोड क्रॉस करके उस साइड जाना पड़ेगा। मॉस्क का कैंपस आप देख सकते हो काफी बड़ा है। मेन मॉस्क तक जाने के लिए आपको थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा। आप देख सकते हो धूप बहुत तेज है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। तो बस आप एक चीज मेक श्योर करें कि आपके पास अम्ब्रेला, सनस्क्रीन वगैरह हो। इस पूरे रास्ते में थ्रू आउट बहुत सारे खजूर के पेड़ हैं। काफी सारे पेड़ के नीचे हमें खजूर पड़े हुए भी मिले। ये देखिए, आपको इस तरह से कई सारे पेड़ों के नीचे खजूर पड़े हुए मिल जाएंगे। ये ड्राई हो चुके हैं नीचे पड़े पड़े। और जब आप पेड़ों की तरफ देखोगे तो पेड़ों पे भी खजूर अच्छे खासे आपको दिखाई दे जाएंगे। तो आधा रास्ता तो हमने इन पेड़ों की छांव से गुजरते हुए निकाल दिया था, बट अब छांव भी खत्म हो गई थी और अब टाइम था धूप के अंदर जाने का। जैसे जैसे आप पास आते हैं, मॉस्क की बैलेंस सिमेट्री क्लियरली समझ आने लगती है। बिल्डिंग का लेआउट ट्रेडिशनल इस्लामिक आर्किटेक्चर फॉलो करता है। सेंट्रल मास, क्लीन लाइंस और परफेक्टली प्रोपोर्शन्ड एलिमेंट्स। सबसे पहले नोटिस होता है इसका लाइट बेज कलर। ऊपर नजर उठाते ही ह्यूज सेंट्रल डोम इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करता है ना ये खूबसूरत। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही अगर आप लेडी हैं तो आपको राइट हैंड साइड में भेज दिया जाता है। आई थिंक इस मॉस्क में अबाया पहनना मैंडेटरी है, क्योंकि मैं पूरी तरह से कवर्ड थी, फिर भी उन्होंने मुझे अबाया पहनने के लिए कहा। इसी के साथ इसी जगह पे हमें एक गाइड अलॉट किया जाता है, जो कि हमें पूरे मॉस्क का टूर देता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री की। इस मस्जिद का नाम रखा गया है अहमद अल फतेह के नाम पर, जो बहरीन के रूलिंग अल खलीफा फैमिली के फाउंडर माने जाते हैं। मस्जिद का कंस्ट्रक्शन 1984 में शुरू हुआ और 1988 में कंप्लीट हुआ और आज ये बहरीन की सबसे बड़ी मस्जिद है। चलिए अब चलते हैं मेन प्रेयर हॉल में। जैसे ही आप मेन प्रेयर हॉल में एंटर करते हैं, स्पेस इंस्टेंटली एक्सपैंड हो जाता है। हाई सीलिंग और ओपन लेआउट एक फीलिंग क्रिएट करता है, ओपननेस, साइलेंस और स्केल की। अल फतेह ग्रैंड मॉस्क का मेन प्रेयर हॉल लगभग 7000 नमाजियों को एक साथ अकोमोडेट कर सकता है। यहाँ कोई पिलर का विजुअल क्लटर नहीं है। पूरा हॉल एक अनइंटरप्टेड स्पेस की तरह फील होता है, जो कंग्रेगेशन और यूनिटी का आइडिया रीइंफोर्स करता है। हॉल के सेंटर में ऊपर देखें तो मैसिव डोम का इंटीरियर नजर आता है। डोम की कर्वेचर साउंड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसकी वजह से अजान और प्रेयर्स पूरे हॉल में सॉफ्ट और क्लियर सुनाई देती हैं। वॉल्स और डोम्स के अंदर इस्लामिक कैलीग्राफी और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स यूज किए गए हैं। ये डेकोरेशन ओवरपावरिंग नहीं है। इसका पर्पस विजुअल डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल फोकस को मेंटेन करना है। सीलिंग से लटकते हुए ग्रैंड शैंडेलियर्स, जो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किए गए हैं, हॉल को एक वार्म और डिग्निफाइड लाइट देते हैं। ये लाइटिंग प्रेयर के वक्त एक काम और बैलेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। किबला वॉल और मिरहब का डिजाइन मिनिमल रखा गया है। ये सिंप्लिसिटी, डायरेक्शन और डिसिप्लिन को हाईलाइट करती है, जहां पूरी कॉन्ग्रेगेशन एक ही पॉइंट की तरफ अलाइंड होती है। ये देखिए, ये गाइड भी हमें अभी यही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मेन प्रेयर
हॉल का ओवरऑल डिजाइन साइलेंस को सपोर्ट करता है। यहाँ आर्किटेक्चर सिर्फ दिखने के लिए नहीं बल्कि वर्शिप के एक्सपीरियंस को इनहैंस करने के लिए बनाई गई है। अल फतेह ग्रैंड मॉस्क का मेन प्रेयर हॉल स्केल और सिंप्लिसिटी के थ्रू एक क्लियर मैसेज देता है। यहाँ ग्रैंडियर से ज्यादा ह्यूमिलिटी और यूनिटी को इम्पोर्टेंस दी गई है। फ्लोर पर बिछा हुआ कस्टम मेड कारपेट प्रेयर रोज को सटली गाइड करता है। आप सोच रहे होंगे मॉस्क के अंदर ये चेयर्स, ट्राइपॉड्स वगैरह क्यों लगाए गए हैं। बेसिकली आज यहाँ पर कोई इवेंट था जो होने वाला था, जिसके लिए एक बड़ी गैदरिंग आने वाली थी। ये उसी का सेटअप रेडी किया गया है। मॉस्क का पूरा टूर देने के बाद इन गाइड अंकल ने प्रॉपर हमारी क्लास ली, जिसमें इस्लामिक कुछ कल्चर्स को बताया गया। मेन प्रेयर हॉल प्राइमरीली मेंस कॉन्ग्रेगेशन के लिए यूज होता है, जबकि विमेन के लिए मॉस्क के अंदर सेपरेट इक्वली डिग्निफाइड प्रेयर एरियाज प्रोवाइडेड हैं, उनकी प्राइवेसी और कंफर्ट के साथ। प्रेयर हॉल का एम्प्टीनेस इंटेंशनल है। यहाँ स्पेस का यूज ये रिमाइंड करता है कि इस्लाम में कोई विजुअल हायरार्की नहीं होती। सब नमाजी एक ही लेवल पर एक ही डायरेक्शन में बिना किसी फिजिकल बैरियर के प्रेयर कर सकते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ मेन प्रेयर हॉल से बाहर। अब आप बाहर की ब्यूटी देखिए, यहाँ के आउटडोर भी कितने सुंदर हैं। रिलीजियस फंक्शंस के अलावा ये हॉल इम्पोर्टेंट ओकेजन्स पर नेशनल प्रेयर्स, स्पेशल समन्स और कम्युनिटी गैदरिंग्स का सेंटर भी बन जाता है। यहाँ बहरीन का स्पिरिचुअल और सोशल फैब्रिक एक साथ दिखाई देता है। लीजिए, हमने एक्सप्लोर कर लिया है अल फतेह ग्रैंड मॉस्क को। हम आ गए हैं बाहर और मैं भी अबाया रिटर्न करके अपने ओरिजिनल कॉस्ट्यूम में आ गई हूँ। और अब टाइम हुआ यहाँ से निकलने का, तो उसके लिए अब हमें वापस जाना है बस स्टेशन पे। तो ये लीजिए, बस हमें मिल गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बहरीन का बहुत ही इम्पोर्टेंट और आइकॉनिक लैंडमार्क है, जिसे देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा मोडा मॉल। तो मोडा मॉल के अंदर हम लोग एंटर करते हैं। इसी के बैक साइड में हमें देखने को मिल जाएगा बहरीन का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो ये लीजिए, मॉल हम पूरा क्रॉस करके आ गए हैं एकदम बाहर। और अब यहाँ से हमें दिखाई देने लगा है हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। हालांकि अभी हम बिल्डिंग के इतने करीब हैं कि नजर उठाकर ऊपर देखने में हम इसे पूरी तरीके से देख नहीं पाते। चलिए अब आपको इसके कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। मनामा के वाटर फ्रंट पर खड़ी बहरीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ये बिल्डिंग सिर्फ एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्चरल लैंडमार्क्स में से एक है। इस स्ट्रक्चर की सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है इसकी 2 सेल शेप्ड ट्विन टावर्स, जो 3 स्काई ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड हैं। ये ब्रिजेस सिर्फ विजुअल एलिमेंट नहीं हैं, बल्कि एक फंक्शनल इनोवेशन को सपोर्ट करती हैं। इन ब्रिजेस के बीच लगे हुए 3 लार्ज विंड टर्बाइंस इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को दुनिया के पहले कमर्शियल स्काईस्क्रेपर्स में शामिल करते हैं, जहां इंटीग्रेटेड विंड एनर्जी यूज की गई थी। डिजाइन ऐसा प्लान किया गया है कि गल्फ से आने वाली सी ब्रीज नेचुरली टर्बाइंस की तरफ फनल हो जाती है। ग्लास और स्टील का एक्सटेंसिव यूज बिल्डिंग को एक क्लीन, मॉडर्न और रिफ्लेक्टिव अपीयरेंस देता है। कर्व्ड फसाड सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं बल्कि विंड फ्लो को ऑप्टिमाइज करने के लिए शेप की गई है। टावर्स के बेस पर एक मल्टी लेवल पोडियम है, जिसमें रिटेल स्पेसेस, ऑफिसेज और पार्किंग सीमलेसली इंटीग्रेटेड है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमने घूम लिया था। अब टाइम था हमारा नेक्स्ट पॉइंट कवर करने का, जो कि था अरेबियन गल्फ के किनारे मनामा का एक काम और एलिगेंट प्लेस, जिसका नाम था बहरीन कॉर्निश। बट अभी तक दोपहर के 1 बज चुके थे, इसलिए हमें बहुत तेज भूख भी लग गई थी।
तो हमने सोचा पहले जाके कुछ खा लिया जाए, उसके बाद कॉर्निश के लिए निकल जाएंगे। तो बस बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग मनामा गेट से होते हुए आ गए वापस अपने वसंतम रेस्टोरेंट में। यहाँ का खाना हमें इतना पसंद आया है कि बहरीन में अभी तक हमने जितनी भी मील्स खाई हैं यहीं पर ही खाई हैं। अभी कुछ बहुत हैवी खाने का मन नहीं हुआ, इसलिए हमने लिया इडली सांबर एंड एज यूजुअल ये बहुत ही अच्छा था। वैसे तो अपनी ट्रिप्स पर हम लोकल फूड ही एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, लेकिन बहरीन में हमने जो एक दो चीजें हाजिर कैफे में खाई थी वो बहुत ज्यादा हाइप्ड लगी और खाने में उतनी टेस्टी नहीं थी, इसलिए इस बार हमने ज्यादा रिस्क नहीं लिया। तो खा पी के हम लोग फिर से निकल गए। हमें पहुंचना था कॉर्निश। कॉर्निश का दूसरा नाम है किंग फैजल कॉर्निश। गूगल पे जो लोकेशन बता रहा था हम अभी वहीं जा रहे थे। इसके साथ ही खाना खाने के बाद हम लोग गए थे अपने होटल और हमने रिसेप्शन से अपना लगेज भी वहाँ से उठा लिया था, क्योंकि अब हमारे पास वापस आने का टाइम बिल्कुल नहीं था और कॉर्निश देखकर हमें सीधे निकलना था एयरपोर्ट। आप सोच रहे होंगे हम इतनी धूप में पैदल क्यों चल रहे हैं। एक्चुअली गूगल जो लोकेशन दिखा रहा था वो नजदीक ही लग रही थी और कैब आने में अच्छा खासा टाइम लग रहा था, तो हमने सोचा इसको पैदल ही कवर कर लेते हैं। हालांकि लगेज लेकर इतनी धूप में चलने में हमारी हालत तो खराब हो ही गई थी। अब इतनी मेहनत के बाद हमें लगा एक जोर का झटका, क्योंकि गूगल जो लोकेशन बता रहा था जब हम वहां पहुंचे तो वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वो पूरी साइड बंद थी। तो कॉर्निश तो हमें देखने को मिला नहीं। अब हमें अपना टाइम कहीं तो स्पेंड करना था, इसलिए हम चले गए एवेन्यूज मॉल। चलते चलते मेरी तो बैंड अच्छे से बच चुकी थी और टैनिंग भी अच्छे से हो गई थी। चलिए फाइनली आ गया था मॉल में एंट्री करने का टाइम। मॉल के गेट खुलते ही ऐसा लगा जैसे कि हम जन्नत में आ गए हों। ट्रस्ट में बाहर इतनी गर्मी थी और जैसे ही गेट खुले और अंदर जो ठंडक हमें मिली उससे लिटरली ऐसा लगा जैसे कि हम जन्नत में आ गए। मॉल तो अच्छा खासा बड़ा था। अंदर घुसते ही हमें दिखाई दिया ये स्केटिंग ग्राउंड, जहाँ पे बच्चे बड़े सब लोग स्केटिंग कर रहे थे। बस अब हमने शुरू किया मॉल को एक्सप्लोर करना, क्योंकि टाइम तो स्पेंड करना ही था हमें, तो सोचा मॉल को ही अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया जाए। मॉल काफ़ी अच्छा था, बल्कि मैं तो कहूँगी कि मॉल काफ़ी ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया गया था, लेकिन इसके अंदर ब्रांड्स काफ़ी मॉडर्न थे और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे शॉपिंग के लिए। हमें अभी भी काफ़ी बुरा लग रहा था कि हम लोग कॉर्निश एक्सप्लोर नहीं कर पाए, स्पेशली कोई पॉइंट अगर इतनी मेहनत के बाद छूट जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बट ठीक है, कभी कभी हो जाता है। थोड़ी ही देर में मॉल एक्सप्लोर करते करते हमें मिला ये गेट और इसके बाहर आते ही हमारा मन बहुत खुश हो गया। सारी शिकायतें दूर हो गई और एकदम मजा आ गया। तो बेसिकली ये एरिया था मॉल का कॉर्निश। किंग फैसल कॉर्निश तो हम लोग नहीं जा पाए, मगर ये कॉर्निश भी काफी अच्छा था। एवेन्यू मॉल का ये कॉर्निश फेसिंग साइड उसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। यहाँ से अरेबियन गल्फ का अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है, जो शॉपिंग और डाइनिंग एक्सपीरियंस को विजुअली एनहांस करता है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो सी फेसिंग कैफेज और रेस्टोरेंट हैं, मॉल को सिर्फ शॉपिंग डेस्टिनेशन नहीं बल्कि लेजर और सोशल स्पेस बना देते हैं। लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड करने आते हैं बिना शॉपिंग के भी। जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ कि मॉल में इंटरनेशनल ब्रांड्स, लाइफस्टाइल स्टोर्स, कैफेज और रेस्टोरेंट्स का मिक्स मिलता है। लेआउट ऐसा रखा गया है कि विजिटर्स बिना रश के कैजुअली मूव कर सकें। बाकी मॉल का बिगेस्ट हाईलाइट तो इसका सी फेसिंग प्रोमेनेड ही है, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ।
मॉल में अब हमें दिखाई दे गया था लुलु हाइपर मार्केट और अब तक भूख भी लग गई थी, तो सोचा अंदर जाके कुछ खा लिया जाए। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ पे हमने खाना खाया और अब बारी थी यहाँ से निकलने की, क्योंकि अब पहुँचना था एयरपोर्ट। ये देखिए एवेन्यूज मॉल से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का कितना अच्छा व्यू आता है। तो बस हमने फिर से उठाया अपना लगेज और निकल गए बस स्टेशन के लिए, क्योंकि अब हमें लेनी थी एयरपोर्ट के लिए बस। तो बस थोड़ी ही दूर चलने पर हमें मिल गया हमारा बस स्टेशन। ये देखिए दिखने में कुछ ऐसा लगता है। तो लगभग 10 मिनट के बाद हमारी बस आ गई और हमने बस बोर्ड कर ली। हालांकि अभी तक का हमारा बहरीन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा था, इसलिए हमें थोड़ा डर भी लग रहा था, बट लकीली हमें यहाँ पर बस टाइम पे मिल गई। तो ये लीजिए हम आ गए थे फाइनली एयरपोर्ट। यही थी वो बस जो उसने हमें ड्रॉप किया था पहले बहरीन के एयरपोर्ट से हमारे डेस्टिनेशन तक, और यही वो बस है जो हमें एयरपोर्ट पे वापस ड्रॉप कर रही है। तो बस अब टाइम था एयरपोर्ट के रेगुलर रूटीन्स को फॉलो करने का। चलिए चल के चेक इन वगैरह करेंगे, बोर्डिंग पासेस लेंगे। तो चेक इन हमारा हो गया है, हम आ गए हैं अंदर। आप देख सकते हो एयरपोर्ट के अंदर इन्होंने कितना बड़ा किड जोन बना रखा है। तो हम इस किड जोन में ही आ गए थे। हमें अपने फोन्स वगैरह भी चार्ज करने थे, साथ में यहाँ प्ले स्टेशंस वगैरह थे जिसमें हम अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते थे। मैं अपने बेटे को बहुत मिस कर रही थी, सोच रही थी कि वो अगर यहाँ होता तो कितना एंजॉय करता, कितना खुश होता। एनीवेज खाना हमने वसंतम रेस्टोरेंट से पैक करवा लिया था। ये था सांबर राइस, साथ में था पापड़। खाना हमने इसी जगह पे खा भी लिया था, क्योंकि पता नहीं था आगे टाइम मिलेगा या नहीं, और अभी अच्छा टाइम हमारे पास था। बस कुछ ही देर में आ गया हमारा बोर्डिंग का टाइम। हमने प्लेन कर लिया बोर्ड। फ्लाइट में हम अच्छे से सेटल हो चुके थे और अब था टेक ऑफ का टाइम। ये ट्रिप हमारी टोटल 9 दिनों की थी। 9 दिन के बाद घर जाने का एक्साइटमेंट तो वैसे भी कुछ अलग ही होता है, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो ये लीजिए टेक ऑफ भी हो चुका है और अब हम फाइनली बहरीन को बाय बाय कह चुके हैं। तो 4 घंटे के लंबे ट्रैवल के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं दिल्ली। ये लीजिए हमारी फ्लाइट अब लैंड होने वाली है। बस फ्लाइट लैंड हमारी हो गई और अब हमें कराना है इमिग्रेशन। ये देखिए इस जगह पे आके एकदम गूज़बम्स आ जाते हैं ना। तो गाइज ऐसे मैंने कंप्लीट की हमारी ये वाली ट्रिप। इस ट्रिप में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने स्टार्ट किया था ओमान से, फिर हम गए थे कतर और उसके बाद हम गए बहरीन। तो 3 कंट्रीज हमने इस ट्रिप में कवर किए। अपने बनाए हुए सारे व्लॉग्स मैं यूट्यूब पे डाल चुकी हूँ। मैंने सबकी प्लेलिस्ट भी रेडी कर दी है। आपको ओमान, कतर और बहरीन के नाम से सेपरेट प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी। आप चाहें तो व्लॉग्स जाके देख सकते हैं। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में मेरी किसी नई ट्रिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।